दुनिया में इन्फ्लेशन का रेशियो 3 से 6% होता है। मुख्तलिफ ममालिक की अगर इकनॉमिक हम सर्वे करें तो इन्फ्लेशन का जो इंक्रीमेंट है वो 3%, 4%, 6% तक जाता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में देखें, अब इन्फ्लेशन जो है तकरीबन कोई 30% को हिट कर चुकी है। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई चीज़ 1000 रुपये की कुछ अर्सा पहले ख़रीदते थे, अब वो 1300 रुपये की हो चुकी है। इसी तरह अगर आप एलसीज़ का देखें तो अभी तक भी हम प्रॉपर एलसीज़ कहाँ खोल पा रहे हैं। हमें उनके अभी भी स्टेट बैंक की एक जो क्या कहते हैं कि ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ रहा है और हमें इजाज़त लेनी पड़ी हर एलसी ओपन करने के लिए। इसी तरह हमारे जो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की, हम यहाँ तक पहुँचे किस तरह है, ये कोई आज की बात नहीं है। मतलब इसमें जो इम्पेक्ट है वो डिफरेंट किस्म के हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो पाकिस्तान के बनने से अब तक किस तरह की रही। क्या हमारी तमाम गवर्नमेंट ने पूरे टेन्योर पूरे किए? पूरे टेन्योर कोई एक पार्टी ने किया होगा। तो होता ही है कि जब भी आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके फाइनेंशियल प्लान चेंज होते हैं, उनके बजट चेंज होते हैं। और जब भी कोई नई पार्टी आती है वो पुरानी पार्टी को काम जो है वो गंदा दिखाने के लिए, गलत दिखाने के लिए अपने नए प्रोजेक्ट्स को मुतारिफ़ कराती है ताकि उसकी ज़्यादा जो है वो मशहूरी हो। तो इस चक्कर में आपने पुराने फाइनेंशियल प्लान को ख़राब कर देना होता है। आपने पुराने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप रोक देते हैं, उनको ख़राब करते हैं। इससे फाइनेंशियल आपका नुकसान होता है, जो कि एक आम आदमी तो शायद उसको नहीं समझता या उसके ऊपर गौर नहीं करता, लेकिन इससे करप्शन बढ़ती है और हम एक जो साइकिल है इम्प्रूवमेंट वाला, हम उस तरफ आ नहीं पाते हैं। और दूसरा, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा से नेगेटिव रहा है। मतलब आपकी जो एक्सपोर्ट रही है वो हमेशा कम रही है, इंपोर्ट आपने हमेशा ज़्यादा की है। तो इसका सिंपली हम यही कह सकते हैं कि आमदनी आपकी जो है 98 है और ख़र्चा आप जो है ना 1 रुपये का कर रहे हैं। इसी तरह रिसेंटली जो बड़ा डिज़ास्टर इम्पैक्ट है हमारी इकॉनमी पर, वो बड़ी रेनफॉल ने किया है। पिछले दिनों फ्लड आया तो उसने तकरीबन 30 अरब का नुकसान किया पाकिस्तान में। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स ने मिलकर आज की जो सिचुएशन जो बनाई हुई है पाकिस्तान की, उसको बड़ा डिटोरिएट कर दिया है। तो मसला ये कि चलो ठीक है, ये मसाइल होते हैं, तमाम ममालिक के होते हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन हम अपने सेक्टर्स को जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, हम उसको कैपिटलाइज़ क्यों नहीं करते। आप अपने कोस्टल एरियाज़ में चले जाएँ, अपने आप ब्लू वाटर्स को देख लें। पूरी दुनिया के साहिली इलाके अपने कोस्टल एरियाज़ को कैपिटलाइज़ करते हैं, अपनी टूरिज़म के लिए कैपिटलाइज़ करते हैं, फार्मिंग के लिए करते हैं, आपकी टूरिज़म के लिए शिप्स वगैरह चलाते हैं कंट्री टू कंट्री। लेकिन हमारे ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब ये है कि हमारे स्ट्रेटजी और विज़न की इश्यूज़ हैं जिनको कि सॉर्ट आउट होना चाहिए था। और एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि हमने पोर्ट तो बना लिया है चाइना की मदद से, लेकिन क्या है कि वो अभी तक उसने क्या आउटफ्लो देना शुरू किया है क्या? अगर हमने वो पोर्ट बनाया तो है, लेकिन उसकी क्या अर्निंग हमारे पर है या उसके ऊपर कुछ ऐसे कंडीशन लगी हुई है जिसका प्रॉफिट या उसका जो फ़ायदा है फ़िलहाल चाइना को ही हो रहा है। अब चाइना करता क्या है, जिस तरह से उन्होंने इसमें किया, क्या कहते हैं कि श्रीलंका में किया, कि जब भी कोई आपकी गवर्नमेंट ख़राब होती है, आप कोई कंट्री उसको संभाल नहीं सकता, तो चाइना एक आता है एक हीरो की तरह से और आपको फंडिंग करता है। उसके बाद फिर आपके इलाकों पे काबिज़ हो जाता है, जिस तरह से उसने श्रीलंका में किया। इसी तरह हमें भी जब तक हमारा साइकिल सही चलता रहेगा, IMF से मदद मिलती रहेगी, हम बिल्कुल ठीक चलते रहेंगे। और जब ये हमारी मदद ख़त्म हो गई तो उसके बाद अचानक से एक हीरो आएगा, एक सुपरमैन आएगा चाइना की सूरत में, और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसने ऑलरेडी जो है वो ग्रैब किया हुआ है, मॉर्गेज किया हुआ है, आपके एक दिन आपके पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्से को उसने मॉर्गेज कर लेना अपने आप के ऊपर। तो इससे बेहतर है कि आप अपने इस डेट ट्रैप में पड़ें। आपको बेहतर है कि अपने जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं उसको आप एक्सप्लोर करें। मिसाल के तौर पे डिजिटलाइजेशन है पाकिस्तान में, डिजिटलाइजेशन की जो जिस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए उस तरह से हमने अभी आगे कदम नहीं रखा है। इसी तरह अगर देखा जाए कोस्टल एरियाज़ का, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, तो हमने उसको इम्प्रूव कहाँ किया है। मतलब मैं कुछ अर्सा पहले मालदीव गया था, मालदीव के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके पास साहिल है, सिर्फ उसके पास समंदर है, जिसको उसने कैपिटलाइज़ किया, जिसको उसने अट्रैक्ट किया अपने टूरिज़म को। यूरोप से लेके ऑस्ट्रेलिया तक पता नहीं कौन कौन वहाँ पे घूमने के लिए आता है, एक छोटे से कंट्रीज़ में। इसके अलावा अगर आप देखो कि अगर आप अपने पड़ोसी को देख लो, इंडिया को देख लो, उसके ऊपर जो है वो
इंडिया जो है अपने सी का क्या करता है कि सी सॉल्ट को उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। केरला का एक जगह है, वहाँ से अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ मैंने नहीं सुना कि कोई इस सेक्टर में घुसा है या इस सेक्टर पे किसी ने कोई काम किया है। आई डोंट नो कि कब हम इस तरफ आएंगे। बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश ने फ़िश फार्मिंग शुरू की हुई है, एक्सपोर्ट करता है वो अच्छी खासी फ़िश। उसने अपने सी को कैपिटलाइज किया है, उसके पास स्ट्रेटजीज़ हैं। लेकिन हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन क्या है कि हम उसके ऊपर काम ही नहीं करते। इसके अलावा आप देखें कि किसी बैंक के पास कोई स्कीम है, क्या स्टेट बैंक ने कोई आपको स्कीम मुतारिफ़ कराई है कि आप सी साइड पे जाके अपनी सी की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको आप प्रमोट करें? आप चले जाएं किसी भी बैंकर के पास, आपको वो बता तो देगा कि एसएमई को किस तरह फाइनेंस करना है, कॉर्पोरेट को किस तरह करना है, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा फाइनेंशियल प्लान नहीं है जो आपके कोस्टल एरियाज़ को फाइनेंस कर सके। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी इसकी तरफ देखना चाहिए, कोस्टल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, ताकि हम इन ब्लू वाटर से अपना जो है फ़ायदा उठा सकें और अपनी मुल्क की तरक्की को एक राइट ट्रैक पर लेके आए। तो वही बात है कि हमारी स्ट्रेटजीज़ बेहतर होनी चाहिए और हमारा विज़न जो है वो बेहतर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।